अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर की, जहां बादामी बाग में पेश आने वाले वाक़े ने सबके दिल दहला दिए। नशे के आदी मुलजिम ने तमाम हदें पार कर डाली। एक रोज कबल दफनाए गए नौमौलूद की लाश कब्र से खोद कर निकाली और अपना बच्चा कहकर सड़कों पर भीख मांगता रहा। दूसरे रोज़ अहले खाना फातिहा खानी के लिए आए तो कब्र खुदी हुई देखी। पुलिस ने लाश उठाए भीख मांगते नौजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। नशे की लत ने इंसानियत भुला दी। मुलजिम ने बेहिसी की तमाम हदें पार कर दी। नौमौलूद की मैयत कब्र खोद कर निकाली और उसे अपना बच्चा करार देकर भीख मांगता रहा। वाकया बादामी बाग में पेश आया। बच्चे के पुरसा फातिहा खानी के लिए गए तो कब्र खुदी हुई और मैयत गायब थी। कब्र खुली हुई पड़ी थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बच्चा भी नहीं था। तो हम बहुत परेशान हुए हैं। तो हमने इधर उधर ढूंढा, उसको नहीं मिला। मैंने कहा खुदा ना खासा कोई जानवर ले गया, लेकिन ये नहीं पता था कोई बड़ा जानवर ले गया, इंसान नुमा जानवर ले गया उसको। पुलिस ने तलाश शुरू की तो एक नौजवान मैयत उठाए भीख मांगता पकड़ा गया। 279 297 और 7 गदागरी एक्ट का पर्चा दिया है। मजीद इसकी तफ्तीश जारी है और इंशाअल्लाह ताला इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम बेगम कोट का रिहायशी है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर में कब्र से नौमौलूद की मैयत चोरी करके भीख मांगने का वाक़या। मजहबी रहनुमा मुफ्ती ज़ुबैर कहते हैं कि गुर्बत, बेरोज़गारी और जहालत ऐसे वाक़यात को जन्म देते हैं। जरूरत है कि मुआशरे की दीनी और रूहानी तरबियत की जाए। ऐसे सफाक दरिंदों को इंतहाई कड़ी और सख्त गिर सजाएं भी देनी चाहिए। माशरे की तरबियत भी करनी चाहिए। गुर्बत का अंसर भी खत्म करना चाहिए। रूहानियत और दीनदारी भी पैदा करनी चाहिए। तब जाकर माशरे के अंदर कुछ सुधार आएगा। वक्त आ गया है कि इस माशरे और समाज के अंदर तरबियती एमरजेंसी नाफिज की जाए। हंगामी एमरजेंसी नाफिज करके अखलाकी और तरबियती सुतूनों पर काम किया जाए। इसकी इस वक्त माशरे को सबसे ज्यादा जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी आजकल अपने कारनामे गिनवाने में लगी है, लेकिन साइंस सरकार का एक और ताज़ा कारनामा भी सामने आ गया है। 10 साल में कराची वालों को 10 बसें देकर फख्र करने वाली सिंध हुकूमत का शहरे कायद पर एहसान का किस्सा भी तमाम हो गया। सिंध हुकूमत के ताउन से चलने वाली पीपल्स बस सर्विस बंद कर दी गई है। कायदाबाद से टावर तक 2018 में ये बसें चलाई गई थी। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, लांडी कोरंगी जाना और वहाँ से टावर तक आना बड़ा आसान हो गया था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आवाम के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 10 सालों में एक बस सर्विस शुरू की थी जो कि एसी बस सर्विस थी। और साइंस सरकार जो है कराची के शहरियों के लिए अब एक बुरी खबर हम दे रहे हैं कि उनकी जाने से जो 10 साल के बाद 1 साल का कम अर्से भी वो बस नहीं चली, जो प्राइवेट बस थी, और उसके ताउन से 1 साल बाद ही जो है वो बंद हो गई है। और उसमें वजह ये बताई गई है कि कायदाबाद से टावर तक 10 एसी बसें से चलाई गई थी, जो कि 10 सालों में ये दावा किया गया था। 15 अप्रैल 2018 को सिंध हुकूमत ने बड़े ऐलानात के साथ इस सर्विस का आगाज किया था। 1 साल बाद ही ये बंद हो गई है। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जो इंतजामिया है जो बस सर्विस चलाई, हर माह 3.5 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। डीजल के पैसे बढ़ गए, उसके बाद जो कम से कम किराया जो था उसका 20 रुपए से 50 रुपए था। और उसके दरमियान जो एक टावर से लेके अगर आप जा रहे हैं तो उसकी जो कीमत थी 50 रुपए फी पैसेंजर देनी होती, एसी बस सर्विस मिलती थी, वो सहूलत अब खत्म हो गई है। 40 किलोमीटर का ये सफर था जिसपे ये कह रहे थे कि इनकी कीमत में इजाफा, जिसके बाद बंद कर दिया। अब ये बस सर्विस जो एसी वाली है वो अंदरूनी सिंध के लिए चलाना शुरू कर दी है कि जो हाईवे से चलेगी, लेकिन जो कराची के शहरियों के लिए पूरा आसाइश जो है ये तफरी सहूलत मिल रही थी वो अब खत्म हो गई और साइंस सरकार के जो दावे थे वो भी खत्म हो गए। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। सिंध हुकूमत के ताउन से चलने वाली पीपल्स बस सर्विस बंद हो गई है। बसों को हाईवे पर मौजूद निजी कंपनी के दफ्तर पहुंचा दिया गया है। मजीद बात करेंगे, खुर्शीद आलम वहीं पर मौजूद हैं। खुर्शीद, ये बताइएगा, इस वक्त आप कंपनी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर बसों को पहुंचा दिया गया है, मजीद क्या डिटेल्स हैं?
देखिए, यहाँ पर जो जिम्मेदार अफराद मौजूद हैं उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से गुरेज किया। उनका ये कहना है कि उनका हेड ऑफिस लाहौर में, वहाँ से मालूमात ली जाए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जराए थे उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 24 ड्राइवर थे इन बसों के लिए और 24 ही कंडक्टर्स थे कि जिनका अब मुस्तकबिल तकरीबन उन्हें दाव पे लगता हुआ महसूस हो रहा है कि कंपनी उन्हें रखेगी या नहीं रखेगी। अभी ये वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये बसें 20, 30 और 50 रुपए किराया लेती थी और यहाँ पे जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इन 10 बसों पर यौमिया ईंधन की मद में 60 से 80 हज़ार रुपये खर्च हो रहे थे। 31 सीटर बसें थीं। यहाँ मौजूद ज़राए का ये कहना है, जो ऑफिशियल्स हैं हमारे, उनका ये कहना है कि सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी से इस बारे में रब्ता किया जाए, क्योंकि जो तोसी होनी थी उस मुआहदे में वो सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने नहीं की है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी थी कि वो उस मुआहदे में तोसी करती। लेकिन खुर्शीद आलम, ये बसें अब चूंकि यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं कंपनी में, इससे पहले ग्रीन बसेस क्या हाल हुआ वो हम सब ने देखा। अब ये जो बसेस यहाँ पर पहुंचाई गई हैं, कब तक यहाँ रहेंगी? क्या इनका हाल भी ग्रीन बसेस जैसा होगा? देखिए, यहाँ पे जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो बसें यहाँ पर लाई गई हैं उनको कंपनी की सवाबदीद है कि वो उसे किस तरह चलाती है और कंपनी यकीनन उसे अपनी फ्लीट में दोबारा शामिल कर लेगी। जी ठीक है खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। बसेस यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये बसेस यहाँ पर कब तक मौजूद रहेंगी और मुस्तकबिल में इनके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ग्रीन बसेस का जो हाल है वो सब ने देखा कि ग्रीन बसेस खड़े खड़े सड़ती रहीं। इसके बजाय कि अवाम को सहूलत दी जाए, इन बसेस सर्विस को भी बंद करके यहाँ पर कंपनी में पहुंचा दिया गया है। सिंध हुकूमत के ताउन से ही चलने वाली पीपल बस थी जिसकी सर्विस अब बंद हो गई है। इन बसेस को हाईवे पर मौजूद निजी कंपनी के दफ्तर में पहुंचा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। साइंस सरकार की जानिब से 10 साल में कराची वालों को 10 बसें देकर फ़ख्र करने के लिए सिंध हुकूमत का शहर क़ायद पर एहसान का किस्सा भी अब तमाम हो चुका है। सिंध हुकूमत के ताउन से चलने वाली पीपल्स बस सर्विस भी बंद कर दी गई है। कायदाबाद से टावर तक 2018 में ये बसें चलाई गई थी। 10 बसें थीं। आरामदेह सफ़र आवाम को मैसर आता था। कायदाबाद, कोरंगी और फिर इससे आगे टावर तक इसका सफ़र होता था और वापसी का सफ़र भी टावर से कोरंगी और फिर कायदाबाद पर जाकर इख्तिताम पजीर होता था। लिहाजा अब बड़े आराम के साथ, बड़ी सहूलत के साथ आरामदेह सफ़र मैसर था आवाम को। लेकिन शायद सिंध सरकार को आवाम का ये सफ़र पसंद नहीं आया और आवाम को सफ़र करने पर उन्होंने मजबूर कर दिया है कि इन 10 बसों को भी उन्होंने इस सर्विस को ख़त्म कर दिया है और ये बसें अब खड़ी कर दी गई हैं निजी सर्विस के दफ्तर के बाहर। अब देखना यह है कि इन बसों का हाल भी मुस्तकबिल में क्या होता है। पीपल्स बस सर्विस बंद हुई तो पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद कर दी। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 18 बसें चलाई 10 साल में और वो भी बंद कर दी। 18 बसें चलाई, 10,000 से शुरू हुए, 18 तक आके रुके, वो भी बंद कर दी। सिंध के लोगों को कहाँ फेंक दिया आपने, किस पे सफर करें? चूंकि खुद तो इनकी हेलीकॉप्टर इनके पास है, खुसूसी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इनके पास है, बहुत कुछ। सिंध के कराची शहर ख्वार हो रहा है, बेचारे आम लोग चिंची चलाते हैं कि उनको पकड़ ले। अजीब निज़ाम है, आम गरीब आदमी लवारिस है सिंध में। तो पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह बड़ी धूमधाम से हुआ था। उस वक्त के वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद नासिर शाह ने कहा था कि 10 बसें कराची के लिए कम जरूर हैं, मगर वक्त के साथ साथ बसों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। क्या कहा था, आपको माजी में लिए जाते हैं। ये एक इनिशियल और पायलट प्रोजेक्ट है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करें। और जाहिर है मैं पहले भी इसको मान चुका हूँ कि ये बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है और इसको ज्यादा होना चाहिए। सिंध हुकूमत के ताउन से चलने वाली पीपल्स बस सर्विस की बंदिश पर कराची वाले फट पड़े। कहते हैं सिर्फ दिखावे के लिए बसें चलाई, मकसद पूरा हो गया तो बसें बंद कर दी। सिंध हुकूमत है कहाँ? सिंध हुकूमत नाम किसका है ये बताएं पहले आप। कोई नाम नहीं है सिंध हुकूमत, सब बटोरने में लगे हुए, सीधी सीधी बात है बस। इनको चाहिए कि ये एक दफ़ा फिर से इसको बहाल करें प्रोजेक्ट को और दूसरी बसें भी लाएं ताकि आवाम को और सहूलत हो, ताकि इन टूटी फूटी बसों से हमें छुटकारा मिले। किसी काम के लिए नहीं है, वो खाली आर्जी दिखाई थी, दिखावे के लिए दे दी, उसके बाद इन्होंने वापस ले ली, खत्म हो गई। इनके किसी काम की हुकूमत नहीं है, ये बिल्कुल जीरो है।
तो इसी पर बात भी कर लेते हैं। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहिबा, ये सिंध पीपल्स बसेस सर्विस बंद की गई है, 1 साल की सहूलत सिर्फ दी गई कराची वालों को, क्या ये सिर्फ दिखावे की सर्विस थी? क्या ये सहूलत सिर्फ दिखावे के लिए थी कराची वालों के लिए? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने ये बताकर कराची वालों को एक और सदमा दे दिया कि जो थोड़ी बहुत अगर मैं कहूँ कि रेती के बराबर कोई थोड़ी उनको सहूलत मिली थी कि 11 सालों में 600 बसेस में से जाते जाते पिछली दफा मिनिस्टर साहब ऐलान कर गए कि सिर्फ 10 बसें दे सकते हैं। तो कराची वाले जितना तकलीफ और अजियत से उन्होंने टाइम गुजारा है, उन्होंने इस 10 बसों पर भी कहा कि चलें और कुछ नहीं तो चलें 10 बसें, कुछ न कुछ कराची के लोगों को सहूलत मिल जाएगी। लेकिन आज जब आपने समा ने ये खबर सुनाई कि जनाब ये 10 बसें भी बंद कर दी गई हैं, तो हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया, क्योंकि कराची वालों ये सोच लो कि ऐसे लोगों को जब ऐवानों में बिठाओगे तो फिर वो इसी तरह खून चूसेंगे आपका। वो कराची जिसको सब कोई ओन करने की बात तो करता है, उसके हवाले से के हवाले से सारी मरात भी लेते हैं, सब उसका एंजॉय करते हैं, लेकिन जब कराची के लोगों को सहूलतें देने की बात आती है तो फिर जनाब कराची को ये 10 बसें भी देकर वापस, जिसका नाम रखा गया पीपुल्स बस, यानी पीपुल्स लोगों के लिए बस ये थी, और जिसका कलर खास तौर पर दिखाया गया था पीपुल्स पार्टी ने अपने झंडे के हवाले से, आज वो भी उस पर भी हमने इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया। तो हम और क्या इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या आगे इनसे क्या वो नुसरत साहिबा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आवाज तो उठाई जा सकती है। सिंध असेंबली में जहां आए रोज शोर शराबा होता है, दीगर मामलात पर बात होती है, अवामी सहूलत मुतासिर हो रही है, बात करेंगी इस पर सिंध असेंबली में? मैं आपसे यहाँ कमिट करके जा रही हूँ कि मैं आने वाले इजलास में इस पर बिल्कुल चीखूंगी, चिल्लाऊंगी कि खुदारा या तो देते ही ना, ये क्यों दी भाई, जरूरत ही नहीं थी, एक सदमा था तो था ना, लेकिन जब दी वो 10 बसें, 10 पूरा कराची 3 करोड़ की आबादी को अगर आप 10 बसें दे रहे हैं तो उसको फिर वापस लेकर क्या साबित करना चाह रहे हैं, इस काबिल नहीं है। बिल्कुल नुसरत साहिबा, आपने कहा कि आने वाले इजलास में सिंध असेंबली में आप इस पर बात भी करेंगी, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपका शुक्रिया। उधर ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट की राह में जो भी रुकावट बने उसे ट्रैक का हिस्सा बना दिया जाए। मंसूबे में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बरहम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फाइनेंस समेत मुतालिका हुक्काम को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में ताखीर क्यों? कंपनियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगी तो फिर कहीं और जाएंगी, बड़ी अदालत सख्त बरहम। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि फंड्स की वजह से मंसूबे पर काम नहीं रुकना चाहिए, प्रोजेक्ट के रास्ते में जो आए उसे ट्रैक का हिस्सा बना दिया जाए, मंसूबे पर काम नहीं होगा तो मामला नैब को भी भेजा जा सकता है। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले, तामीराती कंपनियों ने 15 अप्रैल तक काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी पूरी नहीं की, काम न होने से मंसूबे में ताखीर हो रही है। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जाती हैसियत में तलब। अदालत ने नैब की प्रोसिक्यूशन टीम और तामीराती कंपनियों के सरबराहान को भी नोटिस जारी कर दिए। समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। बात करते हैं सिंध असेंबली की, जहां आज भी इजलास में हंगामा हुआ। क़यादत पर जुमले कसने पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अरकान असेंबली आमने सामने आ गए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी और अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी के दरमियान भी गर्मा गर्मी हो गई। क्या कुछ हुआ, जान लेते हैं संजय साधवानी की रिपोर्ट में। सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने बात करना शुरू की तो स्पीकर आगा सिराज से नोकझोंक शुरू हो गई। आगा सिराज दुरानी भी जज्बाती हो गए। मुझे तो आप लोगों ने अंदर बिठा दिया है, ठीक है ना, मैं तो अभी बाहर आया हूँ। तो बात ये है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कहा मुझे गर्मा गर्मी बढ़ी, क़यादत पर जुमले कसे गए तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अरकान एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। लीडरशिप का नाम लेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, देखते हैं फिर कैसे चलता है सेशन। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कहा, फिरदौस शमीम नकवी साहब आप घर आए, खिलाऊंगा पिलाऊंगा। मेरे घर पे आए, जब मैं घर जाऊंगा ना
वहाँ भी आऊंगा। पहली दफा आपको बुलाऊंगा, वेलकम आपको करूंगा मैं। चलिए, और खाना भी खिलाऊंगा आपको, बहुत बहुत और बहुत कुछ खिलाऊंगा, बहुत पिलाऊंगा भी अच्छी सॉफ्ट ड्रिंक्स। और फिरदौस शमीम नकवी ने जवाब दिया कि मुझे शहद पीने का शौक नहीं है। मुझे शहद का शौक नहीं है, लेकिन एनीवे बाकी इससे के आपको पता है, लेकिन बाकी बातें देखे, फॉरेस्ट की बेहतरीन शहद होती है। इजलास का वक्त 2 बजे था, मगर 1.5 घंटे की ताखीर हुई तो अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की डाइस के सामने एहतजाज भी किया। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के हवाले किए जाने वाले मुल्जिमान पर सजाए मौत का इतलाक नहीं होगा। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान पीनल कोड में अहम तरमीम की मंजूरी दे दी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं यूरोपीय यूनियन के ममालिक पाकिस्तान के मुल्जिम इसलिए हवाले नहीं करते क्योंकि यहाँ सजाए मौत का कानून राइज है। अब ऐसे मुल्जिमान को सजाए मौत नहीं दी जा सकेगी। फवाद चौधरी के मुताबिक तहवील मुजरिमान के मुआहदों के बाद बानी MQM इसहाक डार, हसन हुसैन नवाज और दीगर मुल्जिमान की वापसी की राह हमवार होगी। यूनियन है या यूके है, और बहुत सारे लोग इसलिए हम वापस नहीं ला पा रहे कि हमारे यहाँ एक कई जराइम में डेथ पनिशमेंट है। तो उन मुल्ज़मान के लिए जो हवालगी का मुआहदा होगा उसमें ये जो डेथ सेंटेंस है ये अप्लाई नहीं होगी, ताकि हम कम अज़ कम अपने जो डाकू चोर हैं उनको तो वापस ला सकें। ट्रेडिशन में ज़ाहिर है कि आपको मालूम है एक तो अल्ताफ़ हुसैन का केस भी पेंडिंग है, अल्ताफ़ हुसैन को भी वापस लाना ज़रूरी है। इसके अलावा इसहाक डार हैं, हुसैन नवाज़ हैं, हसन नवाज हैं, ये भी पाकिस्तान के दिए हुए तोहफे हैं बरतानिया को जो हम उनसे वापस चाहते हैं। काफ़ी लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं बाकी एजवेयर रोड के ऊपर किन किन की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबके दिल धड़केंगे आज ये आपके इस सवाल की तफसील के बाद कि PPC में जो अमेंडमेंट आ रही है काफ़ी सारी लाइनें इंशाल्लाह जो है वो लगेंगी। वफाकी काबीना के इजलास में एमनेस्टी स्कीम पर फैसला ना हो सका। एमनेस्टी स्कीम पर मजीद मुशावरत के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला हो गया है। असद उमर ज़ेली कमेटी के सरबराह होंगे। FBR हुकाम का ये कहना है कि गुज़श्ता एमनेस्टी स्कीम से 120 अरब रुपए टैक्स मिला। एमनेस्टी स्कीम रेवेन्यू के लिए नहीं, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए है। मजीद बात करेंगे शकील अहमद से। शकील, इस ज़ेली कमेटी को क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया फैसलों के लिए? जी हाँ, ये कमेटी 2 से 3 रोज में फाइनल कर लेगी वो तजावीज़, क्योंकि FBR ने 4 प्रपोजल्स जो हैं वो तैयार की थी। मुख्तलिफ रेट्स थे, टैक्स की शरह जो वसूल करनी है उस रकूम पर जो लोग असासे जाहिर करेंगे 1 से 15% या मैक्सिमम 20% भी अपर लिमिट हो सकती है उस टैक्स की। FBR का ये भी कहना है कि एमनेस्टी स्कीम का मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और अदालती केसेस, यानी वो लोग जो करप्शन में मुलविस रहे हैं उनके अदालतों में मुकदमात हैं उन पर इतलाक नहीं होगा इस स्कीम का। और FATF ने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, तो ये मद्देनजर रखा गया है इस स्कीम में। अब ये कमेटी अपनी तजावीज़ को हतमी शक्ल देगी, जिसके बाद इसका बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस माली साल के तकरीबन 2-2.25 महीने रह गए हैं। इसके अंदर FBR की कोशिश होगी कि टैक्स इकट्ठा किया जाए और अपना हदफ पूरा किया जा सके। ठीक है शकील अहमद, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। बात करते हैं तर्जुमान नून लीग की। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को इल्जाम खान करार दे दिया। कहती हैं हुकूमत कारकर्दगी तो ना दिखा सकी। ऑपोजिशन पर इल्जाम तराशी के लिए वजीर आजम हाउस में 12 तर्जुमान रख लिए गए हैं। तोहमतें लगाने का मैंडेट फवाद चौधरी को सौंपा गया है। हुकूमत ने पार्लियामान को मफलूज कर दिया है और इल्जाम खान के जो तर्जुमान हैं फवाद चौधरी साहब, छोटू इल्जाम वजीर, और उनको मैंडेट दे दिया गया है कि अगले जब हमारी कारकर्दगी नहीं हो रही, क्योंकि हम नालायक और नाअहल हैं, झूठे हैं, बदनीयत हैं, तो तुम दूसरों पे और ऑपोजिशन पे इल्जाम लगाते रहो। लेकिन पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने CMH के नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह कर दिया है। रावलपिंडी में नए ब्लॉक्स की तामीर से CMH 1150 बिस्तर रखने वाला अस्पताल बन चुका है। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, खबर की डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने CMH रावलपिंडी में नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया है। CMH में 1150 बेड की सहूलत रखने वाला ये अस्पताल बन गया और अस्पताल की OPD में रोजाना 5000 मरीजों का मुआयना किया जा सकेगा। ISPR के मुताबिक अस्पताल न सिर्फ फौजी बल्कि आम अफराद की तिब्बी जरूरियात जो है उसको भी पूरा करेगा। और CMH के नए ब्लॉक की तामीर का आगाज 2013 में हुआ था, जिसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह जो है वो आज कर दिया गया है। ठीक है, ये अस्पताल फौजियों ही नहीं बल्कि आम अफराद की तिब्बी जरूरियात भी पूरा करेगा। उस्मान, आपका शुक्रिया।
कराची में गलत इंजेक्शन लगने से हालत गैर होने वाली 8 माह की निशवा को दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक बच्ची की हालत पहले से बेहतर है। मकामी अदालत ने बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने वाले मुलजिम को 20 अप्रैल तक रिमांड पर दे दिया है। तहकीकात के लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने 9 रुकनी बोर्ड भी तश्कील दिया है। कराची में गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन देने की वजह से 8 माह की बच्ची निशवा की हालत बिगड़ी तो वालिद कैसर ने निशवा को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक बच्ची की हालत बेहतर हो रही है। बच्ची का ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया गया। इससे बहुत बेहतर है। ये बच्ची जब आई थी परसों रात को तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। आज सुबह ऑक्सीजन भी उसकी निकाल दिया, वो यानी अपने खुद फेफड़ों से सांस ले रही है। आँख के जो हिस्से मुतासर हो गए वो तो हो गए, उनमें तो कुछ नहीं हो सकता, अब उसकी थेरेपी होगी। पुलिस ने बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने वाले निजी अस्पताल मुलाजिम को सिटी कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने मुलजिम को 20 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर दे दिया। उधर महकमा सेहत सिंध ने सिंध हेल्थ केयर कमीशन का 9 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया, जो गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में बच्ची को गलत इंजेक्शन देने के हवाले से तहकीकात करेगा। कमीशन के 3 रुकनी वफ़द ने डॉक्टर मिनाज कुदवाई की सरबराही में IG सिंध से भी मुलाकात की। मुलाकात में निशवा के वाक़े पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर गुजरांवाला के अवाम का इम्तिहान। सुबह 9 बजे से लारी अड्डे पर मुसाफिरों के दाखिले को रोक दिया गया। सेंट्रल जेल के बाहर बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शहरी वज़ीर आला की गाड़ी के आगे लेट गया। मोहसिन खालिद रिपोर्ट करेंगे। उस्मान बुज़दार का दौरा है गुजरांवाला। सादा वज़ीर आला के शाहाना इस्तकबाल के लिए लारी अड्डे को पनाहगाह के इफ्तिताह से पहले चमकाया गया। उस्मान बुज़दार 11:30 बजे पहुंचे, लेकिन लारी अड्डा मुसाफिरों के लिए सुबह 9 बजे ही बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सेंट्रल जेल पहुंचे तो बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शहरी दरख्वास्त देने पहुंच गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने रोकना चाहा तो शहरी एहतजाजन गाड़ी के आगे लेट गया। कत्ल कर दिता है मेरे पुत्र दिन दिहाड़े करके करो शामी 7:30 बजे कत्ल कर दिता। मेरी रिपोर्ट को नहीं 17 साल 18 साल का उठा ना मुझे पढ़ता सी FIR तो सारा कोई लिया मेरे को सामने दे दे मेरे हाँ कोई साचो जे 3 तरीक दा जी 3 तरीक दा। उस्मान बुज़दार गंदम खरीदारी के मरकज गए तो स्टेडियम रोड को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। शहरी रास्तों में रुलते रहे। 5,000 आदमी सफर कर जाता है। ये सुबह 9 बजे से बंद है। CN साहब मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। सर्किट हाउस में रमजान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग लेने के बाद वज़ीर आला पंजाब लाहौर रवाना हो गए। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा गुजरांवाला। और अब बात करेंगे पेशावर में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की, जो 17 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया है। 5 दहशतगर्द हलाक और ASI कमर आलम शहीद हो गए। धमाका खेज मवाद नाकारा बनाते हुए घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। पाक फौज और KP पुलिस का हयाताबाद में 17 घंटे तवील मुश्तरका ऑपरेशन कामयाब। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ASI कमर आलम ने जाम शहादत नोश किया। एक अफसर और जवान जख्मी भी हुआ। SSG को कॉल किया गया। SSG ने आके स्पेशली इसमें हिस्सा लिया। पेशावर के अमन के लिए, इस सूबे के अमन के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए एक बड़ा मेजर ऑपरेशन था जिसमें अल्लाह ने फोर्सेस को कामयाबी दी। AIG बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट शफकत मलिक कहते हैं अवाम को नुकसान से बचाने के लिए ऑपरेशन में ताखीर हुई। उन्होंने सेकेंडरी डिवाइस लगाई थी मूवी ट्रैपिंग के लिए, तो वो थी तकरीबन 50 से 60 kg। सारे का सारा एक्सप्लोसिव उसने छुपा के लगाया था। मोटरसाइकिल के अंदर भी नस्ब था, जो मोटरसाइकिल ग्रुप यूज होते हैं, आपने देखा होगा। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा समा से गुफ्तगू में बोले, फोर्सेज ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। धमाकेखेज मवाद था, ये काफी खतरनाक भी था और तो इसी वजह से ऑपरेशन भी लेट हुआ। और यही एक खदशा था कि जो दहशतगर्द हैं उनके पास जैकेट्स मौजूद हैं खुदकुश। शौकत यूसुफजई कहते हैं हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। DNA के बाद उनकी शनाख्त का ऐलान कर दिया जाएगा।
पेशावर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद ASI कमर आलम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके हयाताबाद में दहशतगर्दों के ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। शहीद एहलकार कमर आलम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा कर दी गई। वजीर आला, IG खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर समेत दीगर अफसरान की शहीद एहलकार को सलामी। शहीद की जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई गांव बटबेर रवाना कर दिया गया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। सियासत के भी अजीब रंग हैं। बिलावल ने कोयटा में पाकिस्तान की तकसीम की बात ऐसे कर दी जैसे केक के टुकड़े हों, मगर गुज़िश्ता दिनों मुराद अली शाह सिंध की तकसीम से मुताल्लिक़ MQM के बयान पर आग बगोला हो गए थे। सदारती निज़ाम नहीं चल सकते इस मुल्क में। आज भी अगर वो कोशिश करते हैं सदारती निज़ाम 1 यूनिट ले आने, जमहूरियत को वाइंड अप करने, तो मुल्क टूटेगा। सुना आपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी क्या कह रहे थे? कोयटा गए तो थे हजारा बरादरी का दुख बांटने, लेकिन पाकिस्तान की तकसीम का बयान ऐसे दिया गोया आम सी बात हो। जरा फिर सुनिए बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे थे। सदारती निज़ाम नहीं चल सकते इस मुल्क में। आज भी अगर वो कोशिश करते हैं सदारती निज़ाम 1 यूनिट ले आने, जमहूरियत को वाइंड अप करने, तो मुल्क टूटेगा। लेकिन इन्हीं की जमात की वजीर आला कल सिंध की तकसीम पर बड़े आग बगूला हुए थे। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। अब और कितने टुकड़े चाहते हो अपने, ये बताओ, और कितने टुकड़े चाहते हैं? MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो सिंध की तकसीम का जिम्मेदार हुक्मरान जमात को ठहराते हुए कहा था जाली डोमिसाइल के जरिए कराची के हुकूक पर डाका डाला गया। क्या इसके बाद भी आप समझते हैं कि सिंध तकसीम है, ऐलान होना बाकी रहा? पीपल्स पार्टी को सिंध की तकसीम तो कबूल नहीं, लेकिन मुल्क टूटने की बात बड़ी आसानी से कह देती है। इससे कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। तो मुल्क टूटेगा। ये कैसा निज़ाम है जहां कालेदम तंजीमों और दहशतगर्दों के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाती है, मगर ऑपोजिशन रहनुमाओं को जेल भेज दिया जाता है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। ये किस किस्म का निज़ाम है जहां दहशतगर्दों के लिए एमनेस्टी, कालेदम तंजीमों के लिए एमनेस्टी, बड़े बड़े दहशतगर्दों को रेस्ट हाउस में रखा जाता है, मगर हुकूमत सारे के सारे जो सियासी ऑपोजिशन है उनको आप जेल भेज सकते हो। 4 ऐसे वजीर हैं जिनका ताल्लुक है कालेदम तंजीमों के साथ, आपको उनको हटाना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उसको तब्दील किया जाएगा और उसका जगह में एक ऐसा शख्स लाया जाएगा जिस पर इल्ज़ाम है कि वो डैनियल पर्ल से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल केस। सिलेक्टेड हुकूमत को बिठाने में और चलाने में नैब का एक अहम किरदार है। करप्शन का मुकाबला करना चाहते हो, पहले इस कानून को ख़त्म करना पड़ेगा, नैब को ख़त्म करना पड़ेगा। हम खान साहब को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। अगर इनको निकालना पड़ेगा तो सिस्टम में रह के ही इनको निकालेंगे। ये नहीं मतलब कि कठपुतली खान फेल हुआ तो पूरा निज़ाम फाड़ फेंगे। जमहूरियत को चलने दो, शफाफ इलेक्शंस होने दें। हुकूमत का हर वादा झूठा निकला, हर नारा धोखा निकला। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 17 मुल्जिमान इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने 3 मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए हैं। तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत, कड़े सिक्योरिटी इंतजाम। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 30 नामजद मुल्जिमान में से 17 पेश, 13 गैर हाजिर। समाअत के दौरान जज अरशद मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा वुकला ज्यादा हैं, मुल्जिमान पर्दा स्क्रीन के पीछे हैं, मेला लगा हुआ है, उनकी शक्लें नजर नहीं आ रही। जज के इस्तफसार पर वकील सफाई ने कहा मुल्जिमान के लिए यहाँ रिहाइश मिल जाए तो बेहतर होगा। मेरे पास एक ही सरकारी रिहाइशगाह जेल है, जेल भिजवा देते हैं, सहूलत रहेगी। जज के जवाब पर अदालत में कहे
अदम पेशी पर 3 मुल्जमान के काबिले जमानत, 1 के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि एक मुलजिम इकबाल आरई का इंतकाल हो चुका। अदालत ने डेथ सर्टिफिकेट मांग लिया। 2 मुल्जमान जैन मलक और शहजाद अली ने 20-20 लाख रुपए के जमानती मुचल के जमा करा दिए। जुडिशल रिमांड पर जेल में मौजूद हुसैन लवाई और दीगर मुल्जमान की अदम पेशी पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी। अदालत से वापसी पर बड़े साहब हस्बे मामूल खुशगवार मूड में नजर आए। सदारती निजाम की बातें हो रही हैं आसिफ साहब, देख ले आप, इस तरह भी होता है, इस तरह के काम। आपने तीसरी कुव्वत की बात की थी सर, लोगों को सही समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा अगर आप करेंगे मुल्क में सदारती निजाम का रास्ता रोकने का ऐलान भी कर दिया। रोज पाकिस्तान में नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में मैं तो समझता हूँ कि बदतर से बदतर होती जा रही है। सदारती निजाम की बातें हो रही है जरदारी साहब, हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश करने तो उनको हम रोकेंगे। तफ्तीशी अफसर की रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने हुकूमत को तड़ी लगा दी। साफ कह दिया कि करप्शन साबित ना हुई तो हुकूमत को मुआफी मांगनी पड़ेगी। बोले वुज़रा ने 85 अरब के इल्जामात लगाए। नैब कहता है सिर्फ 18 करोड़ का मामला है। जिस अरसे में रकूम आई उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर 85 अरब की बात करते हैं। 85 अरब नहीं, 33 अरब नहीं। आज नैब मुझसे सिर्फ सवाल करता है कि 18 करोड़ का मामला है। अगर ये 18 करोड़ रुपया जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा है, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हुई, ये करप्शन साबित ना हुई, तो नियाज़ी खान तुम्हें कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क़यामत की निशानियां हैं कि जहांगीर तरीन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया, कल वो कह रहे थे मौसूफ कि शर्मनाक है करप्शन करना। जो मालियों के नाम पर करोड़ों की इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, जिसको कोर्ट ने नाअहल का और झूठा करार दिया, वो कौम को इंसाफ का, कानून का, एहतसाब का भाषण दे रहा है। नून लीग के हमजा शहबाज का निराला इंसाफ हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उनसे उस दौर का हिसाब मांगा जा रहा है जब वो अवामी ओहदेदार नहीं थे। चंद ही लम्हों बाद अलीमा खान से हिसाब मांगने का मुतालबा भी कर डाला। भूल गए कि अलीमा खान तो कभी भी अवामी ओहदे पर नहीं रहीं, ना उनके वालिद वजीर आला थे या ताया वजीर आजम थे। बाहर से पैसा आया है, ये 2003, 2005 से 2008 तक, यानी 2005 और 2008 तक ये पैसा मुझे आया है। उस वक़्त हमजा शहबाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। मुझे बताएं कि जब ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था तो किस बात की करप्शन। अलीमा खान जिसने ऑफशोर कंपनीज बनाई, अरबों की जायदादें बनाई, आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेज क्या हैं। ये नया पाकिस्तान का एहतसाब है। और सवाल गंदुम जवाब चना। हमजा शहबाज ने एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल नजरअंदाज कर दिया। आएं बाएं शाएं की और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ छाड़ कर चलते बने। मजदूर पापड़ वाले के और मजदूरों के अकाउंट में निकले हैं। क्या इत्तेफाक है कि वही पैसे जो है कुछ दिन बाद जो है आपके भाई सलमान के अकाउंट में जाते हैं? ये तोता मैना की कहानियां सुनाते हैं जो मोटी मोटी गर्दनों वाले आते हैं ना। अब सवाल का जवाब ले लें। जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है पाकिस्तान आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फाइंदाबाद। तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि मंजूर पापड़ वाले के जाली अकाउंट से कोई ताल्लुक है। हमजा शहबाज सवाल के जवाब में आएं बाएं शाएं करते रहे। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले बैरून मुल्क से वापस नहीं आते। मोटी गर्दनों वाले झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, ये कहना है हमजा शहबाज का, जिन्होंने सवाल का जवाब तो नहीं दिया। इसी पर बात कर लेते हैं। अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वलीद साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो तनकीद भी की जाती है, लंबी लंबी बातें भी की जाती हैं, लेकिन करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक जब सवाल होता है तो जवाब क्यों नहीं दिया जाता? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली वो ओहदे पे रहे हैं और उनके वारिस साहब भी जो हैं और ताया भी जो हैं वो अहम ओहदों पे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनको चाहिए कि इस तरह के जब सवालात हों तो उनका जवाब भी दें, क्योंकि लोग जो हैं इस चीज़ के मुंतज़िर हैं। जब उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, आवाम जो है सुनना चाहते हैं कि उनका क्या ताल्लुक था या है या नहीं है। तो उनके जो भाई हैं सलमान
शहबाज, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में जरूर बताया कि जी ये जो मंजूर पापड़ वाला है या कोई दूसरा शख्स है, उन लोगों को वो नहीं जानते, इसके बारे में वो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, लेकिन उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान आके तो इसका जवाब दें, यहाँ पे नैब के सामने जाके जवाब दें ताकि अपने आप को क्लियर करें। हमजा शहबाज ये कहते हैं कि हम अपने आप को क्लियर करेंगे और ये साबित करेंगे कि हमारे खिलाफ ये जो चार्जेस हैं, ये जो इल्जामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें हम बिल्कुल मुलव्वस नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली कोई ताल्लुक अगर है या नहीं है, उनको बिल्कुल क्लियरली जवाब देना चाहिए मीडिया के सामने कि उनके कोई इस तरह के लोगों से वो पैसा नहीं मंगवाते रहे, ना कोई उनके इनके साथ कोई ताल्लुक है। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो फिर इधर उधर की बातें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करनी चाहिए, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दिया जाना चाहिए। अहमद वलीद साहब, आपका शुक्रिया। मिशन क्लीन कराची बंस रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, 10 इमारतों के नीचे कायम 15 से जायद दुकानें मिसमार कर दी गई हैं। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली, ये बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से कितने फीसद मुकम्मल हो चुका, कितना काम बाकी है? जी बिल्कुल, 30 वर्ष पहले बंस रोड में जो है 10 जायद इमारतों के नीचे 15 जायद दुकानें गैर कानूनी तौर पर कायम की गई थी। अब DMC साउथ का अमला पहुंचा है मशीनरी के साथ, बाकायदा तमाम दुकानों को मिसमार किया जा रहा है, हैवी मशीनरी है, पुलिस की नफरी बात मौजूद है, कमिश्नर जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी लीड कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। कहा जा रहा है कि जब तक पूरा ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा, बंस रोड की 6 गलियों में ये इमारतें हैं जिनमें जो लोगों को परेशानी होती है, गैर कानूनी दुकानें कायम कर रखी थी यहाँ पर लोगों ने, अब इनको ऑपरेशन में जो है साफ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बंस रोड की तमाम गलियों में गैर कानूनी दुकानों का खात्मा किया जाएगा। जी ठीक है मोहम्मद अली हफीज, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। कुछ मौसम की बात करते हैं तो रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी हो रही है। मोहम्मद लुकमान से बात करेंगे। लुकमान, बताइएगा कि किन किन इलाकों में बारिश हो रही है और कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, महकमा मौसमियात क्या बताता है? ये बारिश का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे पहले शुरू हुआ और इसमें आंधी भी खूब तेज चली। इसके अलावा जो आज सबसे अजीबोगरीब बात थी कि जो आमतौर पर बहुत कम होता है, जालाबारी इंतहाई तेज थी लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में हुई और इसकी वजह से यकीनन अब इसका टेम्परेचर जो है काफ़ी नीचे गिर गया है और जो इसका जो इम्पैक्ट है सिर्फ शहर पे नहीं है, जो इर्द गिर्द लाहौर के इर्द गिर्द या पंजाब भर में जो फसलें जिसको तय करते हैं तकरीब हैं, जैसे गंदम है, उस पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में भी इसी तरह तेज बारिश हो सकती है, जालाबारी का भी इम्कान है। और बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद लुकमान। अहम खबर आपको देते हैं कि वफाकी काबीना इजलास में 2 घंटे से जायद एमनेस्टी स्कीम के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि ऐसी एमनेस्टी स्कीम्स PTI के मंशूर के खिलाफ थीं। हमें कौम को बताना होगा कि एमनेस्टी स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसी पर बात कर लेते हैं, अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, 2 घंटे यहाँ पर मुशावरत हुई है इस अहम मामले पर, क्या डिटेल सामने आ सकी? जी बिल्कुल, आज जो कैबिनेट का इजलास था उसमें एमनेस्टी स्कीम के मुस्बत और मनफी पहलुओं का जायजा लिया गया। 2 घंटे से जायद वक्त जो है आज कैबिनेट की ब्रीफिंग भी इसी वजह से लेट की गई। सिर्फ और सिर्फ एमनेस्टी स्कीम के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। जिस स्कीम पर तनकीद करते थे उसको दोबारा लाने पर अरकान ने सवालात उठाए हैं। ये भी वज़ीर आज़म ज़राए की तरफ से बताया गया है कि ऐसी एमनेस्टी स्कीम PTI के मंशूर के खिलाफ थी। हमें कौम को बताना होगा कि स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी। एमनेस्टी स्कीम पर जब तक काबीना मुकम्मल मुतमईन नहीं होगी उसे मंजूर नहीं करेंगे। माजी की जो स्कीम्स थी और हमारी जो स्कीम है उसमें क्या फ़र्क होगा, ये भी सवालात उठे और ये तजावीज़ भी सामने आई कि स्कीम देनी है तो खुले दिल के साथ देनी चाहिए। मईशत की मौजूदा सूरत हाल में मसलियतों का शिकार हमें किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए और इस हवाले से कल एक खुसूसी इजलास होगा जिसमें मजीद मशावरत की जाएगी और अरकान की राय ली जाएगी। ठीक है, खुसूसी इजलास में मजीद मशावरत की जाएगी। अब्बास, आपका शुक्रिया।